हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में 12th साइंस के सभी बच्चों का आज के एक नए चैप्टर में स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर दिया था और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। आज हम लोग इस सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं और आज इस पार्ट 1 में हम लोग जिस टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या और ये सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। साथ ही साथ एडजॉर्प्शन पर भी बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है एडजॉर्प्शन और हम यहाँ समझेंगे एडजॉर्प्शन कहते किसको है, किस तरह के फिनोमिनन को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। फिर लास्ट में लोग बात करेंगे ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों में किस किस तरह का डिफरेंसेस है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आपको तो मालूम है कि हर सब्सटेंसेस का अपना एक सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए चौक उठा लीजिए, चौक का सबसे अपर मोस्ट पार्ट मतलब सबसे ऊपरी वाला लेयर, सबसे ऊपरी वाला भाग को हम क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। तो इस तरह से जितने भी सब्सटेंसेस है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, सबका अपना एक सरफेस होता है और हम यहाँ उस सरफेस का क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर ये सरफेस पर किस तरह की स्टडी हम लोग करेंगे। तो सरफेस से रिलेटेड कई सारे हमारे फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है और जितने भी फिनोमिनन हम जब स्टडी करते हैं उस केमिस्ट्री में, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं स्टूडेंट सरफेस केमिस्ट्री। यानी सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ या फिनोमिनन दैट अकर्स ऑन द सरफेस और इंटरफेस। सच फिनोमिनन इंक्लूड कोरोजन, कैटालिसिस, क्रिस्टलाइजेशन एटसेट्रा। कहने का मतलब सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहते हैं जहां हम डील करते हैं उस फिनोमिनन के बारे में जो फिनोमिनन हमारे सरफेसेस में पाए जाते हैं, या इंटरफेसेस। सरफेस को हम लोग इंटरफेस भी कह सकते हैं। ऐसे फिनोमिना जो इंक्लूड है उसमें से हम जानते हैं कोरोजन, कोरोजन जैसे लोहे में जंग लगना, कैटालिसिस बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन, डिजोल्यूशन, है ना। लोहे में जंग लगना, जैसे आपको मालूम है कि लोहे में जंग लग जाती है जब बहुत दिनों तक बाहर में छोड़ दिया जाए बिना पेंट किए, तो आप देखते हैं कि सरफेस में एक ब्राउनिश कलर का एक केमिकल एक लेयर आ जाता है ना। और ये ब्राउनिश कलर जो एक जंग है जिसको रस्ट कहते हैं और ये कहाँ पे होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सरफेस पर। तो वाना सरफेस फिनोमिना। इसके अलावा जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन के जो हेट्रोजिनस कैटालिसिस हैं, जो सरफेस पर ये रिएक्शंस रिएक्शंस होते हैं और ये हेट्रोजिनस कैटालिसिस भी सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है। साथ ही साथ आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड पर जो है मास डिपॉजिट होता है, कैथोड एनोड, ये आप लोग पढ़े हैं ना। तो ये इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस भी हमारे सरफेस से रिलेटेड ही फिनोमिना है। तो इन सारे फिनोमिना का स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं उस केमिस्ट्री के ब्रांच को कहते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं जिस टॉपिक का नाम है एडजॉर्प्शन। चलिए हम एडजॉर्प्शन को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लिया जाए ये हमारा कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर में लिक्विड के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, और आपको अच्छी तरह मालूम होगा स्टूडेंट कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है ये बल्क पे है, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल ये इंटीरियर पार्ट के लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ देखिए ये भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, लेकिन ये लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे दिखाया गया है। सरफेस दिखाने का मतलब और बल्क में दिखाने का मतलब कुछ होता है स्टूडेंट, क्या ध्यान देंगे इसका क्या मतलब होता है। अब यदि मैं इंटीरियर पार्ट पर बोलूँ, यदि लिक्विड के इंटीरियर पोर्शन पर बात करूँ यानी कि बल्क पर बात करूँ, तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के चारों तरफ का इंट्रैक्शन फोर्स है। यानी इस मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगी अदर मॉलिक्यूल के साथ वो सभी दिशाओं में बराबर बराबर होगा और इस तरह बराबर बराबर फोर्स होने के कारण इसमें बैलेंस फोर्स होगा। यानी इसकी नेट फोर्स की जाए मतलब नेट फोर्स कही जाए तो क्या होगा, 0 होगा, यानी यहाँ पर बैलेंस फोर्स होगा। लेकिन दूसरे केस में यदि हम इस सरफेस पर बात करें स्टूडेंट, तो इस सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है उसका हाफ पोर्शन गैसेस फेज है और हाफ पोर्शन लिक्विड फेज है, जबकि ये जो आपका मॉलिक्यूल था वो पूरा का पूरा पोर्शन लिक्विड सरफेस था, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स था। लेकिन इस सरफेस के मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट जो है गैसेस के साथ है और हाफ पार्ट जो है किसके साथ, लिक्विड के पार्ट में, लिक्विड के पोर्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फोर्सेस होगा सरफेस के मॉलिक्यूल में, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगी वो बैलेंस नहीं होगा।
बोलिए क्यों? क्योंकि इस सरफेस के मॉलिक्यूल का जो जो इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो लिक्विड के इंटीरियर मॉलिक्यूल के साथ तो इंट्रैक्शन होगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट में हमारा चूंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो क्या गैसेस फेज के मॉलिक्यूल्स है, तो इसके इंट्रैक्शन सभी दिशाओं में बराबर नहीं होगा और इस तरह नेट फोर्स जो इसका होगा वो हमेशा इनवर्ड होगा, यानी अंदर की ओर होगा। इसका मतलब हुआ कि सरफेस में एक विशेष तरह का नेचर होता है, यानी कि सरफेस में अनबैलेंस फोर्स होता है और इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण सरफेस से रिलेटेड कई सारे फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है, कई सारे फिनोमिनन पढ़ने को मिलता है। तो सरफेस का नेचर थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू बल्क। तो बल्क में क्या होता है? बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बैलेंस्ड है और इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो अनबैलेंस है। सिमिलरली उसी तरह एक सॉलिड सरफेस पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं। सॉलिड के सरफेस के मॉलिक्यूल चूंकि उसका जो हाफ पोर्शन है वो गैसेस फेज में है और इसका बाद बाकी फेजेस के सॉलिड फेज में है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी इस साइड में यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा कम होगा और इनवर्ड डायरेक्शन में कम मतलब ज़्यादा होगा। तो सरफेस में ओवरऑल मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि किसी भी सब्सटेंसेस में सरफेस पे जो इंट्रैक्शन फोर्स होती है वो बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू द बल्क। तो इस तरह से हम यदि हम एडजॉर्प्शन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम क्या पढ़ रहे स्टूडेंट? एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन क्या होता है? जरा देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये चारकोल है और इस चारकोल पे गैसेस मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? बोलिए इंट्रैक्शन हो रहा है। कहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट? ऑफकोर्स सरफेस पे होगा, चूंकि सरफेस पर ये इंट्रैक्शन बोलिए क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ये सरफेस क्या कर रहा है? उसको अपनी ओर एडजॉर्ब कर रहा है, राइट। और इस एडजॉर्प्शन से क्या होगा स्टूडेंट? या लिक्विड सरफेस पे यदि बात की जाए, फिर हम सॉलिड सरफेस की बात किए, यही हमारा लिक्विड सरफेस में भी कुछ ऐसा ही होगा। इस लिक्विड सरफेस पर जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं एक्युमुलेट हो रहा है। एक्युमुलेट मतलब वो इंट्रैक्ट हो रहा है। कहाँ पे इंट्रैक्ट हो रहा है? सरफेस पर। तो मैं यदि पूछूं आपसे कि इस सरफेस पर इस गैसेस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है कि ज़्यादा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सरफेस पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बल्क। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, मतलब वह फिनोमिना जिसमें अट्रैक्शन हो या रिटेनिंग हो। किसका अट्रैक्टिंग और किसका रिटेनिंग? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड, चाहे वो सरफेस लिक्विड का सरफेस हो चाहे वो चारकोल जैसा सॉलिड सरफेस हो, into higher concentration of the molecule on the surface, जिससे यहाँ पे जब गैसेस मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन तो हायर होगा ही, और इसी फिनोमिनन को कहते हैं स्टूडेंट एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के सरफेस पर या सॉलिड के सरफेस पर क्या कर गया? अट्रैक्ट कर गया और उस पर रह गया, रिटेनिंग मतलब उस पर रह गया, और इसी फिनोमिनन को कहते हैं स्टूडेंट एडजॉर्प्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द काउज ऑफ एडजॉर्प्शन, आखिर सरफेस में ऐसा क्या खासियत है कि ये गैसेस को अपनी ओर एडजॉर्ब करता है? तो मैंने कहा था कि सरफेस में अनबैलेंस फोर्स होता है, जबकि बल्क में क्या होता है? बैलेंस फोर्स होता है। बल्क में क्यों बैलेंस फोर्स होता है? आपको हमने बताया कि इसकी फोर्सेस का जो इंट्रैक्शन है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो बराबर सभी दिशाओं में है, इस तरह से बैलेंस फोर्स है। लेकिन सरफेसेस का हाफ फेज जो है लिक्विड फेज है और हाफ जो है वो गैसेस फेज है, इसीलिए यहाँ का जो सरफेस का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो बैलेंस नहीं बल्कि अनबैलेंस फोर्स होगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट इसका काउज में? Unbalanced forces of attraction of free valences which is present at the solid or liquid surface have the property to attract and retain the molecules of a gas or a dissolved substance on their surfaces with which they come in contact। जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो सरफेसेस पर ये पार्टिकल्स, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस में क्या कर जाएगा? अट्रैक्ट कर जाएगा या वहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो कारण क्या है स्टूडेंट? मेन कारण यहाँ क्या है? अनबैलेंस फोर्स का होना। सरफेस पे कैसा फोर्स का होना? अनबैलेंस फोर्स का होना। यानी एक लाइन में यदि कहा जाए एडजॉर्प्शन का क्या कारण है तो हम क्या बोलेंगे? सरफेसेस पे अनबैलेंस फोर्स होने के कारण ही एडजॉर्प्शन होता है। क्लियर? किसी लिक्विड या किसी सॉलिड सरफेस पर। ओके स्टूडेंट, चलिए तो एडजॉर्प्शन का काउज आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन में यूज होने वाले कुछ रिलेटेड टर्म्स, यानी सम बेसिक टर्म यूज इन एडजॉर्प्शन। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेटेड टर्म में हम बात करने वाले हैं एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो चलिए हम एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को एक बार फिर से देखें।
ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है और ये हमारा गैसेस है। आपको मालूम है क्या होना इसमें है, ये सपोज ये चारकोल हमारा है और ये चारकोल इस गैसेस को क्या कर रहा है, बोलिए इसके सरफेस पर इंटरेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स इसके मॉलिक्यूल इस सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस के सरफेस पर गैसेस मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन पाया जाए, यानी कि वो सब्सटेंस जो गैस को क्या करे, एड्जॉर्ब करे, तो हम उसे कहेंगे क्या, उस सब्सटेंस को कहेंगे एड्जॉर्बेंट। समझ में आया मेरी बात? हमने कहा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या है, तो मैंने अभी आपको समझाया एड्जॉर्बेंट क्या होता है। यानी जिस सॉलिड के सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा हो वो सॉलिड सरफेस कहलाएगा, वो सॉलिड सब्सटेंस कहलाएगा एड्जॉर्बेंट। अब एड्जॉर्बेंट की बात करें तो बताइए इस सॉलिड के सरफेस पर यानी इस एड्जॉर्बेंट पर किसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, बिल्कुल इस गैसेस मॉलिक्यूल का। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारा एड्जॉर्बेट, यानी जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा हो वो कहलाएगा एड्जॉर्बेट, और जिस पर हो रहा हो, जिस सरफेस के, जिसके सरफेस पे हो रहा हो, जिस सब्सटेंस के सरफेस पे हो रहा हो, उसको कहेंगे एड्जॉर्बेंट। तो हाउ कैन यू डिफाइन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट? दैट द सब्सटेंस व्हिच गेट्स एड्जॉर्ब, वो सब्सटेंस जो एड्जॉर्ब हो रहा हो ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे, उसको कहेंगे एड्जॉर्बेट। जैसे ये हमारा गैसेस मॉलिक्यूल्स। If a gas gets adsorbed on the surface of a solid, then the gas is termed as adsorbate। यदि कोई गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा हो किसी सॉलिड के सरफेस पे, तो हम कहेंगे उस गैस को हम क्या नाम देंगे, उस गैस को हम कहेंगे वो क्या है, एड्जॉर्बेट है। और द सब्सटेंस ऑन द सरफेस, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि वो सब्सटेंस जहाँ एड्जॉर्प्शन भाग ले रहा हो उसको हम कहेंगे एड्जॉर्बेट। तो आई होप कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट का जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी एड्जॉर्प्शन में दो चीज़ का रोल है, एक एड्जॉर्बेट का और एक एड्जॉर्बेंट का। एड्जॉर्बेट कौन, जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, और एड्जॉर्बेंट कौन, जिस सरफेस पर गैसेस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टर्म है डिजॉर्प्शन, यानी जस्ट एड्जॉर्प्शन का रिवर्स फॉर्म डिजॉर्प्शन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा ये गैसेस एड्जॉर्ब कर चुका है सरफेस पर, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, ये गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरफेस को छोड़ रहा है, सरफेस को लीव कर रहा है, यानी रिमूवल हो रहा है। किसका रिमूवल हो रहा है, बोलिए गैसेस मॉलिक्यूल का। अब ये रिमूवल का कारण हो सकता है टेम्परेचर हो या प्रेशर हो। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये गैसेस के मॉलिक्यूल जिस केस में हमने देखा था एड्जॉर्प्शन हुआ था, जस्ट उसका रिवर्स हो गया। यानी जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल थे, यानी जितने भी एड्जॉर्बेट थे, वो टोटली क्या कर गया, अपने सरफेस को छोड़ दिया, यानी कि रिमूवल हो गया। तो इसी रिमूवल के इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, डिजॉर्प्शन। The removal of the adsorbed substance, the removal of the adsorbed substance from a surface is called desorption। मैंने कहा था ना कि डिजॉर्प्शन क्या है, एक रिवर्स फॉर्म है किसका, एड्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे एड्जॉर्ब करता है, मतलब सरफेस पे रिटेन कर जाता है या अट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन डिजॉर्प्शन में क्या होता है, वही एड्जॉर्ब सब्सटेंस क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है, कहाँ से, सॉलिड के सरफेस से। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, डिजॉर्प्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट कि हम जो देख रहे हैं कि इस सॉलिड सरफेस पे गैसेस का जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसका अपना एक्सटेंट होगा एड्जॉर्ब होने का। यदि हम यहाँ पर इसको हीट कर दें, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप हीट कर रहे हैं हम, यदि इसको हीट कर यानी टेम्परेचर बढ़ा दें, तो बताओ इसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हीट, इस हीट करने पे कुछ चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जिस एक्सटेंट से गैस एड्जॉर्ब कर रहा था वो एक्सटेंट अब कम हो जाएगा। यानी हम इस एड्जॉर्प्शन के दर को कम कर सकते हैं, क्या करके, हीट करके। हीट करने से क्या होगा, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उसका डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम इसका डिजॉर्प्शन कर सकते हैं एक और तरीके से, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को और कम कर सकते हैं, क्या करके, प्रेशर को घटाकर। जैसे हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा, लेकिन प्रेशर को हम कम कर देंगे, इस पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन मोशन करवाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो बताइए एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही, एड्जॉर्प्शन का रेट कम होगा। यानी एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाला फैक्टर है एक टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर पर हम बात करेंगे जो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और वो फैक्टर है हमारे जिस सरफेस पर, यानी एड्जॉर्बेंट के सरफेस का एरिया। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा, यानी सरफेस यदि ज़्यादा है तो उस सरफेस का एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी एड्जॉर्प्शन का दर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो चलिए, एड्जॉर्प्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये भी समझ गए। टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया। टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटता है, प्रेशर के घटने पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटता है, और सरफेस एरिया पे क्या देखें, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी एड्जॉर्बेंट का, उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब एक टर्म स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन, अक्सर आप लोग सुनते होंगे एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब मतलब सोख लिया। तो अब बात है क्या ना कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में थोड़ा सा लेटर्स में डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डी है और यहाँ बी है, लेकिन केवल लेटर्स का ही डिफरेंस नहीं है, ये दोनों प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के मामले में एग्जाम में अक्सर आता है, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप इसको किस तरह से दोनों को डिफरेंस दे सकते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले हम कॉलम ड्रॉ करेंगे और एक तरफ के कॉलम में लिख दूं एड्जॉर्प्शन, दूसरे कॉलम में लिख दिया मैं एब्जॉर्प्शन। अब हम एक एक करके बताते हैं कि एड्जॉर्प्शन में क्या होता है और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, मतलब ये केवल वही फिनोमिना जो सरफेस से रिलेटेड है, केवल सरफेस पे होने वाला। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, इट कंसर्न विद द होल मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी एड्जॉर्बेंट के केवल सरफेस पे नहीं बल्कि पूरे पोर्शन में मॉलिक्यूल का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इट कंसर्न विद द होल मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, मतलब ये केवल सरफेस पे नहीं बल्कि पूरे इंटीरियर पार्ट तक का ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये गैसेस या जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, उसका कंप्लीट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन इट द सब्सटेंस इज ओनली रिटेन ऑन द सरफेस एंड डज नॉट गो इनटू द बल्क, यानी सरफेस पे ही केवल रह जाते हैं मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस, अंदर नहीं जाता, बल्क में नहीं जाता, इंटीरियर ऑफ सॉलिड और लिक्विड पे नहीं जाता, बल्कि केवल और केवल कहाँ होता है, केवल और केवल सरफेस पर। लेकिन एब्जॉर्प्शन में भी बताया था आपको, इट इम्प्लाइज दैट अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, इनकी पूरे सरफेस के यूनिफॉर्म रेट पर हर एक एक पार्ट पर, हर एक एक पोर्शन पर ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब्सटेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें, एब्जॉर्प्शन में। थर्ड पॉइंट, इन इट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर एट द फ्री फेज, यानी कि फ्री फेज मतलब सरफेस, सरफेस पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। सही है। और इसमें क्या होगा, इन इट द कॉन्सेंट्रेशन इज लो, सरफेस पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, क्योंकि पूरे पार्ट पे हो रहा है, इंटीरियर पार्ट पे भी इन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी एड्जॉर्प्शन का जो रेट है, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का जो रफ्तार है वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचता है उसका स्लो, इसका स्पीड क्या होने लगता है, स्लो होने लगता है। मतलब एड्जॉर्प्शन का रेट एक जैसा नहीं रहता, स्टार्टिंग में काफ़ी फास्ट होता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो होने लगता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, इट अकर्स एट द यूनिफॉर्म रेट, मतलब ये हमेशा और हमेशा यूनिफॉर्म रेट में पाया जाता है, एक समान दर पे इसका प्रोसेस होता है। लास्ट पॉइंट हम एग्जाम्पल से खत्म करते हैं इसको, डिफरेंस को। एग्जाम्पल नंबर 1, वाटर वेपर्स एड्जॉर्ब बाय सिलिका जेल, जली सिलिका जेल पर हम वाटर वेपर पास करें तो सिलिका जेल वाटर वेपर को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। और सेकेंड एग्जाम्पल, अमोनिया इज एड्जॉर्ब बाय चारकोल, यानी चारकोल जो है, चारकोल एज ए सॉलिड, वो अमोनिया गैस को क्या करता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक उस तरह से यदि हम एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल दें तो वाटर वेपर्स एड्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एक ड्राई कैल्शियम क्लोराइड पर यदि वाटर वेपर पास कर ले तो वो कैल्शियम क्लोराइड पे पूरे के पूरे इंटीरियर पार्ट तक वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर वेपर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और सेकेंड एग्जाम्पल, यदि अमोनिया को हम वाटर में पास करें तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो सरफेस केमिस्ट्री की इस पार्ट को हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। लॉकडाउन ई पाठशाला के DC रामगढ़ के क्लासेस की कंटिन्यू का बनाए रखें और सरफेस केमिस्ट्री को इस तरह आगे पढ़ते रहें। धन्यवाद।